हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम मुग़ल साम्राज्य से जुड़े सभी महत्वपूर्ण PYQs को बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझेंगे। ये सभी प्रश्न जो हैं वो हाल ही की SSC परीक्षाओं जैसे कि CGL, CHSL, CPO और स्टेनोग्राफर में पूछे गए हैं। हर प्रश्न के साथ हम बाकी अन्य फैक्ट्स भी देखेंगे और सभी विकल्पों का एनालिसिस भी करेंगे ताकि आपकी तैयारी बहुत पक्की हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो क्या आपको पता है कि 16वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत में ऐसा कौन सा शासक था जिसने युद्ध में तोपों का सबसे पहले और प्रभावी इस्तेमाल किया था? इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर डी, बाबर। आइए इस सवाल से जुड़े और भी फैक्ट्स देखते हैं। तो जो बाबर था उसने 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में, कौन सा युद्ध था? पानीपत का प्रथम युद्ध। उस युद्ध में पहली बार भारत में बड़े पैमाने पर तोपखाने का इस्तेमाल किया था। इसके जो प्रसिद्ध तोपची थे उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था अली और मुस्तफ़ा। अली एंड मुस्तफ़ा, ये दो तोपची थे इसके बाबर के। बाबर मध्य एशिया के कहाँ से आया था? फरगना वैली से भारत में एंट्री ली थी उसने। अब मध्य एशिया से, मिडिल एशिया से वो आया था और उसने एक टर्किश लैंग्वेज में उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम था तुज़ुक-ए-बाबरी। ये उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। बाबर को उज़्बेकों के खिलाफ उस्मानिया युद्ध नीति का अनुभव था और उसने उसका प्रयोग भी किया। बाकी के बारे में देखें तो अलाउद्दीन खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था जिसने मार्केट कंट्रोल पॉलिसी जो लेकर आया था। अलाउद्दीन खिलजी, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी कौन लेकर आया था? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। शेरशाह सूरी जो था वो सूर वंश का फाउंडर था और उसने GT रोड यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। इब्राहिम लोदी, ये लोदी वंश और दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था जो पानीपत के युद्ध में मारा गया था बाबर के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो सवाल है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखते हैं, मुग़ल शासक अपनी माँ की तरफ से किसके वंशज माने जाते हैं? सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, चंगेज़ खान। मुग़लों ने खुद को मुग़ल कहलवाना पसंद नहीं किया क्योंकि चंगेज़ खान के नाम के साथ रक्तपात और हिंसा की यादें जुड़ी हुई थीं। तो पिता की तरफ से वे ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूरलंग के वंशज थे। माता की तरफ से वे मंगोल शासक चंगेज़ खान के वंशज थे। चंगेज़ खान मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक था जिसने एशिया में अपना साम्राज्य फैलाया था। मुग़ल अपने इस दोहरे वंश यानी कि तैमूर और चंगेज़ पर गर्व महसूस करते थे जिसका जिक्र उनके दरबारी इतिहास में मिलता है। तैमूर के बारे में बात करें तो ये मुग़लों का पिता की तरफ से पूर्वज था। चंगेज़ खान ये मुग़ल शासक था जिससे मुग़ल माता की तरफ से संबंधित थे। और मोहम्मद बिन कासिम ये एक अरेबियन कमांडर था जिसने 1712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था। सुबुक्तगीन के बारे में देखें तो ये गज़नी एम्पायर का संस्थापक और महमूद गज़नबी का पिता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो ये हमारा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है और इस तरह के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आजकल SSC में बहुत आते हैं। तो आइए देखते हैं इसका सही उत्तर जो है। पहले स्टेटमेंट देखते हैं। हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो बाबर मंगोल और तैमूरी वंशज का था और इब्राहिम लोदी को हराने के बाद मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की। बाबर को शेरशाह द्वारा अपदस्थ किया गया था और बाद में उसका पोता अकबर उत्तराधिकारी बना। इसमें से कौन सा कथन सही है? तो देखा जाए तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्टेटमेंट फर्स्ट ही सही है, जो सेकंड वाला है वो गलत है। कथन जो है वो पूरी तरह सही है क्योंकि बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हराकर मुग़ल वंश की नींव रखी थी। तो किसे हराया था? इब्राहिम लोदी को। किस युद्ध में? पानीपत प्रथम युद्ध में। कब? 1526 में। जो सेकंड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है क्योंकि बाबर को शेरशाह ने नहीं बल्कि बाबर के बेटे हुमायूं को शेरशाह सूरी ने हराया था। बाबर की जो डेथ थी वो थी 1530 में, उसकी मृत्यु हो गई थी बाबर की।
कहाँ पर हुई थी, तो वो हुई थी आगरा में। लेकिन और इसे शेरशाह ने नहीं बल्कि बीमारी ने मारा था। हुमायूं का जो उत्तराधिकारी था उसका बेटा कौन था, अकबर, जिसे अकबर बाबर का पोता था, बेटा नहीं। बाबर के बाद उसका पुत्र हुमायूं गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कुछ जोड़ियाँ दी गई हैं विकल्पों में। इसमें अगर सवाल देखें तो इनमें से कौन सी जोड़ी है जो बिल्कुल सही मैच कर दी गई है। तो देखें, पहली जोड़ी है अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक इल्तुतमिश, इब्राहिम लोदी बाबर, बाबर और शेरशाह सूरी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। इसमें देखें तो यानी कि उसमें तत्कालीन उत्तराधिकारियों के बारे में पूछा है, किसके बाद कौन सा शासक आया। इसके बारे में देखें तो इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का लास्ट रूलर था, जिसे बाबर ने 1526 में हराया था। किसमें, पानीपत के युद्ध में। ये युद्ध इतिहास में पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है और इस हार के साथ ही दिल्ली सल्तनत का अंत और मुग़ल साम्राज्य की शुरुआत हो गई थी। बाकी जो विकल्प हैं जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक, इनके बीच बहुत सारे शासक आए, इसीलिए ये सीधे उत्तराधिकारी नहीं हैं। इनके बारे में देखें तो जैसे कि मुबारक शाह, खिलजी और तुगलक वंश के जो संस्थापक हैं गयासुद्दीन तुगलक, ये काफ़ी सारे शासक इनके बीच में आए थे। तो ये मैचिंग गलत है। मोहम्मद बिन तुगलक और इल्तुतमिश के बीच में ये बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि इल्तुतमिश पहले आया था और तुगलक बाद में, तो ये भी गलत हो जाता है। ये लास्ट वाला है बाबर और शेरशाह सूरी, तो ये गलत है क्योंकि बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं आया था और फिर उसके बाद शेरशाह सूरी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इजी है और बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को किस वर्ष में हराया था। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1526 ईस्वी में। ये जो युद्ध था वो 21 अप्रैल 1526 पानीपत के मैदान पर लड़ा गया था और इसे किसी नाम से जाना जाता है, तो पानीपत प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में बाबर की जो जीत हुई थी उसका जो मेन रीज़न था वो किसकी वजह से हुआ था, उसका तुलुगमा प्रणाली की वजह से। तुलुगमा युद्ध नीति और तोपखाना उसने यूज़ किया था, इसीलिए उसकी जीत हुई थी। इब्राहिम लोदी युद्ध के मैदान में मारा जाने वाला दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था। इस युद्ध के बाद बाबर ने एक टाइटल लिया था, टाइटल का नाम क्या था उसका, तो वो था कलंदर। कलंदर की उपाधि उसने खुद को दी थी ये युद्ध को जीतने के बाद। इस जीत के बाद बाबर ने काबुल और आगरा के गरीबों में खूब धन बांटा था, इसीलिए उसने अपने आप को उपाधि दी थी कलंदर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि ऐसा कौन सा मुग़ल सम्राट था जिसकी कब्र भारत से बाहर बनाई गई है। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर ए, बाबर। बाबर की जो मृत्यु हुई थी वो 1530 आगरा में हुई थी और उसे सबसे पहले तो उसे आराम बाग में दफनाया गया था, जो कि आगरा में ही स्थित है। बाद में इसकी इच्छा के अनुसार उसका जो कब्र थी उसे कहाँ ले जाया गया, तो उसे काबुल ले जाया गया। काबुल में ले जाकर उसे दफना दिया गया। काबुल में स्थित उसके मकबरे को क्या कहा जाता है, बाग ए बाबर कहा जाता है। जहांगीर और बहादुर शाह जफ़र अंतिम मुग़ल बादशाह भी भारत के बाहर दफनाए हुए थे, लेकिन बाबर ऐसा पहला सुल्तान था। बाबर को प्रकृति से बहुत प्रेम था, इसीलिए उसने खुले आसमान के नीचे दफनाए जाने की इच्छा जताई थी। बाकी के ऑप्शंस देखें तो हुमायूं, इसका जो मकबरा है वो कहाँ स्थित है, तो वो दिल्ली में स्थित है। अकबर का मकबरा आगरा में सिकंदरा में स्थित है और शाहजहाँ, इसका मकबरा जो है वो आगरा के ताजमहल में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, बाबर ने भारत पर आक्रमण करने से पहले किस वर्ष काबुल पर अपना अधिकार जमाया था। तो इसका सही जवाब जो है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1504 ईस्वी में। बाबर ने 1504 ईस्वी में काबुल पर कब्ज़ा किया था और वहां अपनी स्थिति मजबूत की थी। काबुल पर अधिकार करने के बाद उसने 1507 में एक टाइटल लिया था, जिस टाइटल का नाम था क्या था, तो वो था पादशाह या फिर बादशाह।
की उपाधि उसने धारण की थी। इससे पहले मुग़ल शासक केवल मिर्ज़ा की उपाधि ही इस्तेमाल करते थे। काबुल का जो नियंत्रण है उसके लिए भारत की तरफ रुख करने का रास्ता साफ करने वाला साबित हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जो है बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को किस वर्ष हराया था? तो इसका जो सही जवाब है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ये क्वेश्चन मैंने अभी पहले 2-3 क्वेश्चन में डिस्कस किया है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा भी जाता है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कब बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ़ारसी कला और साहित्य को बढ़ावा देने के लिए जाने वाले मुग़ल सम्राट का नाम क्या था? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए। फ़ारसी कला को और साहित्य को बढ़ावा किसने दिया था? तो वो था हुमायूं। हुमायूं जब ईरान के शाह तहमास्प के यहाँ निर्वासित जीवन बिता रहा था तब वह फ़ारसी संस्कृति से काफ़ी प्रभावित हुआ था। उसने अपने साथ कई फ़ारसी चित्रकारों और विद्वानों को भारत बुलाया, जिसमें मीर सैयद अली और अबू समद प्रमुख थे। इन्हीं कलाकारों ने मुग़ल चित्रकला की नींव रखी थी। हुमायूं खुद भी फ़ारसी भाषा का काफ़ी अच्छा ज्ञाता था और ज्योतिषी में गहरी रुचि रखता था। उसकी जो बहन थी, कौन? गुलबदन बेगम ने क्या लिखा था? उसकी जो बुक थी वो थी हुमायूं नामा नामक एक किताब लिखी थी। बाकी के ऑप्शंस देखें तो जो शाहजहाँ था उसे वास्तुकला यानी कि आर्किटेक्चर से काफ़ी प्रेम था। अकबर को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल माना जाता है, अकबर के शासनकाल को, और जहांगीर के शासनकाल को पेंटिंग का स्वर्णकाल माना जाता है। पेंटिंग में काफ़ी रुचि हुआ करती थी किसकी? जहांगीर की। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ताजमहल की बनावट और डिज़ाइनर आखिर किस ऐतिहासिक इमारत से प्रेरित थी? तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर ए, हुमायूं की मकबरे से। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो वो है दिल्ली में। और यह जो मकबरा है वो भारत का पहला ऐसा मकबरा है जो डबल डोम गुंबद शैली में बना हुआ हो। ताजमहल के मुख्य वास्तुकार जो थे वो कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौर ने इसी मकबरे के डिज़ाइन से प्रेरणा ली थी। इस मकबरे को हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम या फिर बेगा बेगम ने बनवाया था। इसमें फ़ारसी वास्तुकला और चारबाग शैली का बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है। इसे यूनेस्को की साइट घोषित कर दिया गया था। अगर जामा मस्जिद के बारे में बात करें तो इसे बनवाने वाला कौन था? तो वो था शाहजहाँ ने पुरानी दिल्ली में बनवाया था। विक्टोरिया मेमोरियल ये कोलकाता में स्थित है और जो कुतुब मीनार है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था इसको बनवाना दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हुमायूं के शासनकाल के दौरान हिंदू बेग ने कौन सा पद संभाला था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्रोविंशियल गवर्नर। हिंदू बेग हुमायूं के प्रशासन में एक भरोसेमंद अधिकारी और प्रांतीय गवर्नर के रूप में कार्यरत था। मुग़ल काल के शुरुआती दौर में प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए ऐसे गवर्नर्स की भूमिका अहम थी। और ये जो था कौन? हिंदू बेग, ये हुमायूं के सैन्य अभियानों और प्रशासनिक फैसलों में उसको सलाह देता था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट्स को लेकर। पहला स्टेटमेंट है कि हुमायूं का मकबरा पहला प्रमुख मुग़ल उद्यान मकबरा था और इसने सीधे ताजमहल के डिज़ाइन को प्रेरित किया। और इसका कथन और कारण वाला क्वेश्चन है तो इसका जो रीज़न बताया गया कि इसने चारबाग उद्यान लेआउट और डबल डोम मकबरे शैली की शुरुआत की जो बाद की मुग़ल वास्तुकला की विशेषता बन गई। तो इसका सही जवाब जो है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो जो हमारा स्टेटमेंट है कथन वो सही है और जो उसका रीज़न बताया गया वो भी सही है। हुमायूं का जो मकबरा था वो दिल्ली में लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से बना पहला भव्य मकबरा है।
इसमें चारबाग शैली का प्रयोग किया गया। इसमें बगीचों को 4 हिस्सों में बांटा जाता है। डबल डोम यानी कि दोहरे गुंबद की तकनीक जो है वो भारत में इसी मकबरे से बड़े पैमाने पर लोकप्रिय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने भारत पर केवल 15 वर्षों तक शासन किया? तो इसका सही जवाब जो है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, सूर्यवंश। सूर्यवंश की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी शेरशाह सूरी ने। कब की थी? 1540 में। किसे हराकर? हुमायूं को हराकर। और इसने 15 वर्ष तक शासन किया था। कब से कब तक? 1540 से लेके 1555 तक। फिर 1555 में एक युद्ध हुआ, सरहिंद का युद्ध। किसके बीच? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच, जिसमें शेरशाह सूरी के जो बेटा था सिकंदर सूरी और हुमायूं के बीच एक युद्ध हुआ था, सरहिंद का युद्ध 1555 में। उसमें सिकंदर सूरी को हरा दिया गया। किसने? हुमायूं ने। और हुमायूं वापस से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। शेरशाह सूरी ने अपने छोटे से शासनकाल में एक सिक्का चलाया था, कॉइन चलाया था, जिसका नाम क्या था? रुपया। और उसने एक जीटी रोड का भी निर्माण किया था। नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किसकी प्रशासनिक व्यवस्था बाद में सम्राट अकबर द्वारा मुगल साम्राज्य के समेकन के लिए आदर्श बन गई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह सूरी। अकबर का जो वित्त मंत्री था, कौन था? तो वो था टोडरमल। टोडरमल ने लैंड रेवेन्यू और एक सिस्टम चलाया था जिसका नाम था दहसाला सिस्टम, यह बनाई थी। वह शेरशाह सूरी की जो भूमि पैमाइश थी उसी प्रणाली पर आधारित थी। शेरशाह सूरी ने साम्राज्य को 2 भागों में बांटा था, एक था सरकार और एक था परगना। परगना में बांटा था, जिसे मुगलों ने भी आगे जारी रखा। उसने सैनिकों को हुलिया लिखने और घोड़ों को दागने की प्रथा को और मजबूत किया था। ये प्रणाली चलाई किसने थी? तो वो चलाई थी खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, रिक्त स्थान भरें। मुगल सम्राट को हराने के बाद डैश ने खुद को शासक घोषित किया और द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना की? तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर बी, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का जो असली नाम था वो था फरीद खान, और उसे बिहार के बहार खान लोहानी ने एक शेर को मारने के बाद शेर खान की उपाधि दी थी। तो शेर खान जो उसकी उपाधि थी वो किसने दी थी? तो वो बहार खान लोहानी ने। शेरशाह सूरी ने एक शेर को मारा था, इसके बाद उसको टाइटल मिला शेर खान का। उसने चौसा का युद्ध लड़ा था 1539 में, और बिलग्राम का युद्ध लड़ा था 1540 में। इसके खिलाफ हुमायूं को हराने के लिए। तो 1439 में लड़ा था चौसा का युद्ध और 1540 में कन्नौज का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने वाला राजपूत शासक कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मान सिंह। ये दोस्ताना रिश्ते थे इनके, मान सिंह और अकबर के। राजा मान सिंह आमेर जयपुर के कचवाहा वंश के राजा भारमल के पोते और भगवंत दास के पुत्र थे। उनकी जो भुआ थी जोधाबाई यानी कि हरका भाई का विवाह अकबर से हुआ था, जिसके कारण उनके पारिवारिक संबंध बन गए थे। और जो मान सिंह थे वो अकबर के नवरत्नों में भी शामिल थे, और इन्हें 7,000 का मनसब भी अकबर ने प्रदान किया था। और हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो वो भी मान सिंह ने किया था, हल्दी घाटी का युद्ध। उन्हें बंगाल, बिहार और काबुल का गवर्नर भी नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मुगल सम्राट ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया और उस संबंध में फरमान जारी किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अकबर ने। अकबर ने सती प्रथा पर रोक लगाई ये, और सामाजिक सुधारों के तहत ही सती प्रथा पर रोक लगाने का काम भी अकबर ने किया। और अगर एक तीर्थ यात्रा कर लगाया जाता था मुग़लों के द्वारा, वो भी अकबर ने ही समाप्त किया था। कब? 1563 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
तो 1564 में जजिया कर समाप्त करने वाला मुग़ल सम्राट कौन था? तो वो था अकबर। 1564 में गैर मुस्लिमों पर लगने वाला जजिया कर, ये था अकबर ने इसे समाप्त कर दिया था 1564 में। और 1562 में ग़ुलाम बनाने की जो प्रथा थी उस पर भी रोक लगाई थी। 1679 में औरंगज़ेब ने वापस से जजिया लगा दिया था, किस पर? गैर मुस्लिमों पर। धार्मिक कर था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अकबर के शासनकाल के संदर्भ में, सॉरी ये वाला क्वेश्चन है कि किस मुग़ल शासक ने गख्खर प्रमुख कमाल खान को मनसबदार बनाया था? तो ये इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने। गख्खर जनजाति कहाँ की थी? पंजाब के ऊपरी क्षेत्रों की, विशेषकर झेलम और सिंधु नदियों के बीच का जो एरिया था उसे गग्गर जनजाति रहती थी वहाँ पर। और यहाँ का जो प्रमुख था कमाल खान, उसको मनसबदार बनाने से उत्तर पश्चिम सीमा पर मुग़लों की पकड़ एकदम मजबूत हो गई थी। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अकबर के शासनकाल के संदर्भ में सुलह कुल का शब्द का क्या तात्पर्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यूनिवर्सल पीस, यानी कि सार्वभौमिक शांति, सुलह कुल। और इसकी स्थापना जो थी, सुलह कुल अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सभी के साथ शांति या सार्वभौमिक भाईचारा। और इसे किसने बनाया था? तो उसने बनाने वाला कौन था? तो ये था अकबर। और इसने 1575 में एक इबादत खाना भी बनाया था जहाँ पर सभी धर्मों के विद्वान आपस में चर्चा किया करते थे। अबुल फजल ने अपनी पुस्तक में इस नीति को राजसत्ता का मूल आधार बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुग़ल मनसबदारी व्यवस्था में जात क्या थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यह एक संख्यात्मक मान था जो किसी कुलीन के पद और वेतन को निर्धारित करता था। ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से किस शासक को महाभारत का फ़ारसी में रज़्मनामा के रूप में अनुवाद करने के लिए जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अकबर। जो हिंदू महाग्रंथ है महाभारत, इसका पर्शियन में ट्रांसलेशन हुआ था और इसका नाम क्या रखा गया था? रज़्मनामा। रज़्मनामा का फ़ारसी में अर्थ होता है युद्ध की पुस्तक। इस ग्रंथ का अनुवाद किसने किया था? तो वो करने वाला था बदायूनी और फैज़ी और नकबी, इन्होंने ट्रांसलेशन किया था। अकबर ने अपनी अनुवाद विभाग यानी कि ट्रांसलेशन ब्यूरो के तहत कई संस्कृत ग्रंथ जैसे कि रामायण, पंचतंत्र इनका ट्रांसलेशन करवाया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अकबर और महाराणा प्रताप। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो वो 18 जून 1576 में लड़ा गया था और कुछ इतिहासकार इसे 21 जून भी बोलते हैं। मुग़ल सेना का जो नेतृत्व है वो कौन कर रहा था? मान सिंह ने किया और महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व हकीम खान सूर ने किया था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक ने अद्भुत वीरता दिखाई और युद्ध का कोई स्पष्ट परिणाम नहीं निकला था क्योंकि महाराणा प्रताप सुरक्षित निकल गए थे और मुग़लों का मेवाड़ पर पूर्ण अधिकार नहीं हुआ था। यह जो युद्ध था वो राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित गोगुंदा के पास हुआ था। ये अगर बाबर और राणा सांगा के देखें तो बाबर और राणा सांगा के बीच एक युद्ध हुआ था, वो था खानवा का युद्ध जो हुआ था 1527 में। और हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था एक चौसा का युद्ध जो हुआ था 1539 और कन्नौज का युद्ध वो हुआ था 1540 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध में किस मुग़ल सम्राट का सामना किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ये मैंने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। एक तरफ थे मुग़ल्स और दूसरी तरफ थे महाराणा प्रताप। मुग़ल्स की तरफ से कौन लड़ रहे थे? मान सिंह
और इसकी तरफ से जो लड़ने वाले थे उनका नाम था, क्या था उनका नाम? हकीम खान। ठीक है, और ये युद्ध हुआ था 1576 में। कुछ लोग 18 जून बोलते हैं, कुछ लोग 21 जून बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल मनसबदारी व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो स्टेटमेंट है, एक मनसब किसी कुलीन के पद यानी कि जात और वेतन दोनों को इंगित करता था। प्रत्येक मनसबदार को व्यक्तिगत रूप से उस जागीर में निवास करना आवश्यक था जिसका राजस्व वह प्राप्त करता था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। सिर्फ पहला ही स्टेटमेंट करेक्ट है, जो सेकंड है वो गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि मनसबदारों का केवल रिवेन्यू से मतलब नहीं होता था। उन्हें अपनी जागीर में रहना अनिवार्य नहीं था, वे अक्सर दूसरे क्षेत्रों में तैनात रहते थे। मनसबदारों को वेतन या तो नकद मिलता था या फिर जागीर के रूप में भूमि का राजस्व अधिकार दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकबर के शासनकाल का 3 खंडों का इतिहास किसने लिखा था? तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर ए, अबुल फजल ने लिखा था। किस नाम से? अकबरनामा के नाम से। पहला जो खंड था उसमें उसने अकबरों के पूर्वजों का इतिहास, दूसरे खंड में उसके शासनकाल की घटनाएं और तीसरे खंड में उसने आईने अकबरी लिखी थी। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि तीसरे खंड में क्या लिखा था, तो आईने अकबरी लिखी थी। पहले खंड में पूर्वजों के ऊपर लिखा था और दूसरे में इवेंट्स लिखे थे, यानी कि अकबर के शासनकाल की घटनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, भूमि निरीक्षण में कठिनाइयों के कारण अकबर के समय में निम्नलिखित में से किस प्रांत में जब्त प्रणाली नहीं थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अकबर के शासनकाल में ज़मीन की नाप जोख वाली जब्त क्या बोलते हैं, ज़मीन की नाप जोख के लिए। ठीक है, तो इसका जो जब्त प्रणाली किस राज्य में नहीं थी? तो वो थी बंगाल और गुजरात में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति बहुत प्रभावशाली थी? खोखर, गोंड, संथाल या भील? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, खोखर। खोखर जनजाति पंजाब और उत्तर पश्चिम क्षेत्र की एक बहुत शक्तिशाली और लड़ाकू जनजाति थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न स्थानों पर अकबर ने अभियानों के वर्षों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही पूछा है? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो रणथंभौर 1569, गुजरात 1572, तो दोनों ही सही हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अकबर ने 1569 में रणथंभौर के किले को जीतकर अपने अधीन किया था और गुजरात अभियान 1572-73 में किया था। और गुजरात की विजय के बाद अकबर ने यहाँ पर बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था, बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में। और गुजरात अभियान के दौरान ही अकबर ने पहली बार समुद्र को देखा था और पुर्तगालियों से पहली बार उसकी मुलाकात भी इसी युद्ध के दौरान हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकबरनामा का पहला खंड निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित है? अकबर का प्रशासन, अकबर के शासनकाल की घटनाएं, मुगल साम्राज्य का भूगोल या अकबर के पूर्वज? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर जी। जो फर्स्ट वॉल्यूम है अकबरनामा का वो किसके लिए है? तो अकबर के पूर्वज। और जो सेकंड है उसके इवेंट्स बताए गए हैं और जो थर्ड है उसमें उसकी आईने अकबरी बताई गई है, आईने अकबरी उसकी लिखी हुई है। और ये जो पुस्तक है अकबरनामा वो किसने लिखी है? अबुल फजल ने। नेक्स्ट देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, किस मुगल सम्राट ने कश्मीर के खिलाफ अभियान का नेतृत्व किया था और ये किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1586 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, टोडरमल। और टोडरमल ने एक प्रणाली बनाई थी जिसका नाम था दहसाला प्रणाली। कब बनाई थी? 1580 में इसकी शुरुआत की थी और इस 10 वर्षों के अनाज के औसत उत्पादन और मूल्य के आधार पर लगान को तय किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1568 में अकबर द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को अपने अधीन किया गया था? बंगाल, गुजरात, चित्तौड़, उड़ीसा?
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चित्तौड़। चित्तौड़ के किले के 1567 से 68 के बीच में इसे अपने अधीन किया था। और अगर बंगाल के बारे में बात करें तो बंगाल का अभियान हुआ था 1574 में, गुजरात अभियान हुआ था 1572 में, और उड़ीसा का अभियान हुआ था 1592 में। नेक्स्ट, अकबर के प्रसिद्ध सेनापति ने 1591 में चेरों पर आक्रमण किया और उन्हें हराया। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राजा मान सिंह ने अकबर की सेना का प्रतिनिधित्व किया था और उसकी सेना अकबर के प्रसिद्ध सेनापति ने 1591 में चेरों पर आक्रमण किया था। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, किस मुग़ल शासक को इंसाने कामिल या पूर्ण पुरुष कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। इंसाने कामिल का फ़ारसी में अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति होता है जो आध्यात्मिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से पूर्णता की ओर हो। अबुल फजल और अन्य दरबारी इतिहासकारों ने अकबर के व्यक्तित्व को इस उपाधि से सम्मानित किया था। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, अकबर की 16 कुल की नीति मूल रूप से किस सिद्धांत पर आधारित थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यूनिवर्सल टॉलरेंस पर। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो अकबर से रिलेटेड थे। अब आते हैं हमारे क्वेश्चंस जो जहांगीर से रिलेटेड होंगे। हमारा जो जहांगीर से रिलेटेड क्वेश्चन है वो है, किस राजपूत ने लंबे समय तक मुग़लों की सत्ता स्वीकार करने से इनकार कर दिया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सिसोदिया वंश। इन्होंने मुग़लों का शासन स्वीकार करने से मना कर दिया था। मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश जिसमें महाराणा प्रताप और उनके वंशज शामिल थे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, सामूगढ़ का युद्ध औरंगज़ेब और किस मुग़ल राजकुमार के बीच लड़ा गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दारा शिकोह। सामूगढ़ का युद्ध जो था वो लड़ा गया था 29 मई 1658 में आगरा के पास लड़ा गया था। यह शाहजहाँ के बीमार होने के बाद उसके बेटों दारा शिकोह, औरंगज़ेब, शुजा और मुराद के बीच गद्दी के लिए हुए सक्सेसर के लिए युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में औरंगज़ेब की कूटनीति और सैन्य कुशलता जीत गई और दारा शिकोह बुरी तरीके से हार गया था। जो दारा शिकोह था उसने एक उपनिषदों का ट्रांसलेशन किया था, उपनिषद्स का ट्रांसलेशन किया था और जिसका नाम रखा था उसने सिर-ए-अकबर। ऑप्शंस के बारे में बात करें तो जहांगीर जो था वो अकबर का बेटा था। मुराद बख्श जो था वो औरंगज़ेब का भाई था जिसे बाद में औरंगज़ेब ने मरवा दिया था। शाहजहाँ औरंगज़ेब का पिता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मुग़ल सम्राट की हत्या उसके कुलीनों द्वारा कर दी गई थी? फर्स्ट है फ़र्रुखशियार, सेकंड आलमगीर द्वितीय। तो इसका सही जवाब है सी, दोनों। फ़र्रुखशियार को 1719 में सैयद बंधु, जिन्हें किंग मेकर भी कहा जाता था, और मराठों की मदद से अंधा करके मरवा दिया था। आलमगीर द्वितीय की हत्या जो थी वो 1759 में उसके अपने वज़ीर इमाद उल मुल्क के षड्यंत्र के तहत कर दी गई थी। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, 1722 में सवाई राजा जयसिंह को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की सूबेदारी दी गई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुग़ल सम्राट ने मराठों के खिलाफ दक्कन अभियान चलाया और इस क्षेत्र में काफ़ी समय बिताया? शाहजहाँ, औरंगज़ेब, जहांगीर, अकबर। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंदा पीर या जीवित संत की उपाधि किसे दी गई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, औरंगज़ेब को। औरंगज़ेब को ही जीवित संत या जिंदा पीर कहकर पुकारते थे। इसका टाइटल था जिंदा पीर और जीवित संत। इसे शाही दरवेश भी कहा जाता था। क्या? शाही दरवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शक्तिशाली मुग़ल शासकों में अंतिम शासक कौन था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, औरंगज़ेब। औरंगज़ेब की मृत्यु कब हुई थी? तो 1700
7 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी और इसी के बाद मुग़ल साम्राज्य का पतन स्टार्ट हो गया था। औरंगज़ेब के समय में मुग़ल साम्राज्य का क्षेत्रफल अपने सबसे बड़े विस्तार पर था। अगर बाबर के बारे में बात करें तो ये मुग़लों का फाउंडर था। अकबर सबसे लोकप्रिय शासक था और शाहजहाँ स्वर्ण काल का प्रतीक था, यानी कि शाहजहाँ के टाइम को ही मुग़ल काल का गोल्डन एरा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो वो है किस सिख गुरु ने 1699 में खालसा की स्थापना की थी। तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोबिंद सिंह। गुरु गोबिंद सिंह ने ये खालसा की स्थापना कब की थी, तो वो की थी 1699 में। ये जो गुरु गोबिंद सिंह थे वो 10th गुरु थे सिखों के और अंतिम गुरु थे। उन्होंने 1699 में आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की, जिसका उद्देश्य क्या था, जस्टिस और अत्याचार के खिलाफ लड़ना। उन्होंने सिखों के लिए 5 ककार की भी स्थापना की थी, जिसमें केश, कड़ा, कृपाण, कंघा और कच्छा ये अनिवार्य थे। उनके समय में औरंगज़ेब के साथ सिखों का स्ट्रगल काफ़ी बढ़ गया था। उन्होंने ही गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों का हमेशा के लिए गुरु घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मुग़लों के लिए कंधार को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानने के कारण को सबसे अच्छी तरह स्पष्ट करता है। तो एक बार पढ़िए ये स्टेटमेंट्स कि ये कंधार को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कारण को सबसे अच्छी तरह स्पष्ट करता है। तो ये मुग़ल अभियानों के लिए लाल सागर तक सीधी नौसैनिक पहुंच प्रदान करता था, भारत को प्रथम एशियाई सूफी तीर्थ स्थलों से जोड़ने वाला और तीर्थ क्षेत्र केंद्र के रूप में कार्य करता था, और अरब सागर को फ़ारसी खाड़ी से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र था, काबुल और हेरात के बीच महत्वपूर्ण भूमि मार्गों को नियंत्रित करता था और एक किलेबंदी सैन्य चौकी के रूप में कार्य करता था। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यही काबुल और हेरात के बीच महत्वपूर्ण भूमि मार्गों को नियंत्रित करता था और एक किलेबंद सैन्य चौकी के रूप में कार्य करता था। लाल सागर के बारे में देखें, लाल सागर तक नौसैनिक पहुंच, तो ये गलत हो गया क्योंकि कंधार एक लैंडलॉक्ड क्षेत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर शरीफ में उर्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है उर्स के बारे में। तो इसका सही जवाब हो जाता है हमारा उर्स एट अजमेर शरीफ। ये चंद्र कैलेंडर पर पालन करता था और संत की मृत्यु का प्रतीक है। तो यही आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसकी दरगाह है, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह मौजूद है। इस इस्लामी हिजरी चंद्र कैलेंडर के अनुसार रजब महीने की 1 से 6 तारीख तक मनाया जाता है। उर्स अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है विवाह और आत्मा के परमात्मा से मिलने यानी संत की मृत्यु की तिथि का प्रतीक माना जाता है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मुग़ल व्यवस्था के तहत राजाओं की प्रशासनिक भूमिकाएं ज़मींदारों से किस प्रकार भिन्न थीं। तो ज़मींदार राजाओं के अधीनस्थ कर अधिकारी थे जिन्हें सीधे सम्राट द्वारा नियुक्त किया जाता था। तो ये सही नहीं है क्योंकि ज़मींदार स्थानीय मध्यस्थ थे, ना कि उनके अधीन। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, राजाओं और ज़मींदारों ने समान भूमिकाएं निभाईं लेकिन उनकी धार्मिक संबद्धता अलग थी। ये भी गलत है। नेक्स्ट है, राजा व्यापक क्षेत्रों पर शासन करते थे और उच्च दर्जा रखते थे, जबकि ज़मींदार मुख्य रूप से भू राजस्व संग्रह का प्रबंधन करते थे। यही सही हो जाएगा हमारा। और फोर्थ स्टेटमेंट और पढ़ लेते हैं कि ज़मींदार पूर्ण राजनीतिक नियंत्रण का प्रयोग करते थे जबकि राजाओं के पास केवल औपचारिक उपाधियाँ। ये तो पूरी तरीके से गलत माना जा सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुग़ल प्रशासन के संदर्भ में किन्हें शेखज़ादा या हिंदुस्तानी कहा जाता था। मुग़लों की सेवा करने वाले तुर्क मूल्य के मध्य एशियाई कुलीन, वफादारी के लिए कुलीन पदों पर पदोन्नत राजपूत, धर्मांतरित सफ़वी, ईरान से भर्ती किए गए फ़ारसी प्रशिक्षित अधिकारी या स्वदेशी मुसलमान जिन्होंने मुग़ल शासन के तहत प्रशासनिक पद संभाले। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो शेखज़ादा या हिंदुस्तानी किसे कहा जाता था,
तो ये स्वदेशी मुसलमान जिन्होंने मुग़ल शासन के तहत प्रशासनिक पद संभाले उन्हें शेखज़ादा या हिंदुस्तानी कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में लाल किले का निर्माण किस वर्ष के आसपास शुरू हुआ था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1639 में शुरू हुआ था और 1648 में इसे कंप्लीट कर दिया गया। राजधानी शाहजहाँ ने अपनी राजधानी आगरा से, तो दिल्ली जो कैपिटल बनी, दिल्ली कैपिटल किसने बनाई थी अपनी? तो वो बनाई थी शाहजहाँ ने। और इसी शहर के भीतर उसने लाल बलुआ पत्थर से एक भव्य किले को बनवाया। इसमें दीवाने आम और दीवाने खास ये भी बनवाए थे। इसे यूनेस्को में शामिल किया गया। 1505 में अकबर की मृत्यु हुई थी। 1605 में अकबर की मृत्यु हुई थी। 1622 में ये जहांगीर का शासन चल रहा था इस टाइम पे, और 1658 में औरंगज़ेब का राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा किले के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही पूछा है? ये यूनेस्को की विश्व धरोहर नहीं है, ये तो गलत है क्योंकि ये है यूनेस्को की विश्व धरोहर, इसे विश्व धरोहर माना जाता है। और सेकंड है, मुग़ल वंश के सम्राटों का मुख्य निवास स्थान था। यह मुग़ल वंश के सम्राटों का मुख्य निवास स्थान था, तो ये सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इसे जो यूनेस्को की साइट घोषित किया था वो किया था 1983 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबद कहाँ पर स्थित है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटका में स्थित है। गोल गुंबद कर्नाटका के कहाँ पर स्थित है? बीजापुर, आज का विजयपुरा शहर में स्थित है। और यह बीजापुर के शाही वंश के शासक मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा भी है। गोल गुंबद किसका मकबरा है? तो ये मकबरा है मोहम्मद आदिल शाह का। इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसका विशाल गुंबद है, जो दुनिया के सबसे बड़े बिना किसी सहारे के टिके गुंबदों में गिना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किन ताकतों के खिलाफ शिवाजी के कारनामों ने उन्हें एक महान व्यक्ति बना दिया था? पहला है मुग़ल, दूसरा बीजापुर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही। छत्रपति शिवाजी महाराज ने दक्षिण भारत में बीजापुर के जो सुल्तान था अफजल खान को मारा था, और मुग़ल सम्राट औरंगज़ेब की विशाल सेना को भी उन्होंने हराया था। उन्होंने एक युद्ध नीति अपनाई थी जिसका नाम था गुरिल्ला पद्धति। इसकी वजह से वो काफ़ी ताकत थे का इस्तेमाल करके इन सब बड़ी ताकतों को उन्होंने धूल चटाई थी। बीजापुर के जनरल अफजल खान का वध उनकी वीरता का सबसे बड़ा प्रमाण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1713 के आसपास आमेर के सवाई राजा जय सिंह को किस क्षेत्र का गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मालवा। सवाई राजा जय सिंह को 1713 में मुग़ल बादशाह फर्रुखशियार द्वारा मालवा का सूबेदार यानी कि गवर्नर नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली में प्रसिद्ध लाल किला किसने बनवाया था? तो सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसे शाहजहाँ ने बनवाया था। कब? 1638 में। और किले के अंदर प्रसिद्ध रंग महल है और खास महल है और मयूर सिंहासन, जिसे तख्ते ताउस भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत में मुग़ल शैली के उद्यान किस अवधारणा से प्रेरित हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर उद्यान। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ग बगीचों का फारसी विचार। मुग़ल जो गार्डन हैं जैसे कि निशात बाग हो गया, शालीमार बाग हो गया, ताजमहल के बगीचे, फ़ारसी पैदाइश का जन्नत स्वर्ग के बगीचे की परिकल्पना पर आधारित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस्लामी कानून का एक प्रमुख संकलन फतवाए आलमगीरी किसके द्वारा अधिकृत किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, औरंगज़ेब के द्वारा। फतवाए आलमगीरी ये पर आधारित कानूनों का एक बहुत बड़ा कंपाइलेशन है, संकलन है। इसे तैयार करने के लिए औरंगज़ेब ने
शेख निज़ाम के नेतृत्व में भारत के कई बड़े इस्लामिक विद्वानों की एक कमेटी बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मुग़ल सम्राट जिम्मेदार था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मुग़ल प्रांतीय राजधानी नहीं थी? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बीदर। ये तीनों मुग़ल साम्राज्य की राजधानियाँ रही हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारतीय वास्तुकला में पित्रा दुर्रा यानी कि जड़ाऊ कला और डबल डोम को लोकप्रिय बनाने के लिए किस मुग़ल सम्राट को जाना जाता है? ऑप्शन है बाबर, अकबर, शाहजहां या औरंगज़ेब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऐतिहासिक संरचनाओं को उनके निर्माण कालक्रम में व्यवस्थित करें, सबसे पहले से नवीनतम। लाल किला दिल्ली, जहांगीर महल ओरछा, आगरा किला अकबर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सबसे पहले आगरा किला बना, फिर उसके बाद जहांगीर का महल और फिर लाल किला दिल्ली बनवाया गया। सबसे पहले जो आगरा का किला था उसे अकबर ने बनवाया था कब? 1565 से 1573 में। उसके बाद जहांगीर महल बनवाया गया कब? 1605 से लेके 1626 के बीच में। और सबसे अंत में दिल्ली का लाल किला जिसे बनवाया 1639 में, किसने? शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुराना किला के निर्माण में मुख्य रूप से किस निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया था? ग्रेनाइट और चूने का पलस्तर, कंक्रीट और लाल ईंटें, बलुआ पत्थर, संगमरमर, लकड़ी या टेराकोटा। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, कंक्रीट और लाल ईंटें। ये किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने। पुराना किला शेरशाह सूरी ने करवाया था। ट्रिपल एस और कब करवाया था इसका निर्माण? तो 1538 से लेके 1545 तक इसका निर्माण करवाया गया था। ऐसा माना जाता है कि पुराना किला उसी जगह पर है जहां प्राचीन पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी। और इसके जो अंदर एक और स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसका नाम है किला-ए कूना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन वो है हमारा, इनमें से कौन सा ऐसा मुग़ल मकबरा है जो पारंपरिक हस्त बेहश्त यानी 8 कमरों वाले वर्गाकार लेआउट से बिल्कुल अलग डिज़ाइन का है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर हमारा अकबर का जो मकबरा है जो कि सिकंदरा में स्थित है वो। हस्त बिश्त का अर्थ होता है 8 स्वर्ग और इस्लामी वास्तुकला का एक क्लासिक चौकोर डिज़ाइन था। इसमें बीच में मुख्य कब्र और चारों तरफ 8 कमरे होते हैं। हुमायूं का मकबरा, ताजमहल और सफदरजंग का मकबरा इसी हस्तबेहश्त शैली पर बने हुए हैं। ठीक है, और अगर हुमायूं का मकबरा की बात करें तो ये पूरी तरह हस्तबेहश्त लेआउट पर बना हुआ है। अकबर का मकबरा भी इसी पर है। और एतमादुद्दौला की जो कब्र है वो वर्गाकार संगमरमर की जड़ाऊ कला से निर्मित है। और सफदरजंग का मकबरा यह भी चारबाग और हस्तबेहश्त शैली से प्रभावित है। तो ये जो तीनों हैं यानी कि हुमायूं का मकबरा, अकबर की टोम और ये सफदरजंग का मकबरा, ये हस्तबेहश्त से निर्मित हैं। तो ये आज के हमारे जो क्वेश्चंस थे काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। ये मुग़ल साम्राज्य से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि पिछले साल 2025 के एसएससी एग्ज़ाम्स में पूछे गए थे।